नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 10 अक्टूबर 2022 एंड आज के सेशन में हम लोग बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर्स को फोकस करेंगे, बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस्ड एस्पेक्ट में। और ये पूरा जो पीडीएफ रहेगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। चलिए, सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं रिगार्डिंग डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस प्रोडक्शन में अगर देख लीजिएगा, इंडिया रैंक करता है 4th अमंग द 12 इंडो पैसिफिक नेशंस, और वो भी किस सेक्टर में? सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन। देख रहे हैं हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है उसका क्या इम्पैक्ट है। दैट कैपेबिलिटीज इन टर्म्स में देख लीजिएगा तो जितने भी 12 इंडो पैसिफिक नेशंस है जिसको इस रैंक में निकाला गया अंडर द सिप्री, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यही काम करती है ना। सो उनमें 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में इंडिया का रैंक 4th है। किसमें? इन सेल्फ रिलायंट आर्म्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ में, जिसमें पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में टॉप मारता है चाइना, राइट। उसके बाद आ रहा है जापान, उसके बाद आ रहा है साउथ कोरिया तीसरा प्लेस में, मतलब चाइना फर्स्ट प्लेस, जापान सेकंड प्लेस, साउथ कोरिया थर्ड प्लेस, और वहीं पर हमारे अगर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की बात करें तो वो 8th नंबर प्लेस में है। India is ranked as second largest importers of arms for its armed forces between the time period of 2016 and 2020, बट अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। इनफैक्ट अगर इंडिया का टोटल वॉल्यूम देख लीजिएगा प्रोक्योरमेंट में, 84% तो इंडिया का 2016 से 20 के बीच में अगर देख लीजिएगा ना, तो 84% जो हम लोग आर्म्स को इंपोर्ट करते थे ना, वो बाहर से ही इंपोर्ट करते थे, फॉरेन ऑरिजिन का, जिसमें मेनली हमारा था रशिया से, राइट। सो आर्म एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में अगर देख लीजिएगा, मिलिट्री स्पेंडिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये बेसिकली एक डेटा है जिसमें फोकस किया गया है। इसमें बताया गया है कंट्री, है ना, एक्सपोर्टर रैंक, इंपोर्टर रैंक। देख लो, इंडिया इंपोर्टर में 1 है, एक्सपोर्टर में 4th रैंक में है। ये तो हम लोगों ने क्लियरली है ना। सवाल होता है इंडिया को सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन करता है, तो वो है रशिया, जिसमें 54% रशिया से हम लोग मंगाते थे, है ना। और मिलिट्री स्पेंडिंग में भी चाइना के बाद ये पूरे रीजन में जो है इंडिया ही सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करता है। और भी डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के बारे में भी दिया हुआ है। बट एक चीज़ जो आपको पैटर्न देखना है ना, वो ये देखो, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से सबसे ज़्यादा सप्लाई आता है उसका? यूएसए से। इंडोनेशिया का कहाँ से सप्लाई आता है? यूएसए। जापान का यूएसए, साउथ कोरिया का यूएसए, ताइवान का यूएसए। देख रहे हो, सब जगह यूएसए है। लेकिन और बाद बाकी कौन कौन है? एक है चाइना का रशिया, इंडिया का रशिया था, है ना। उसके बाद वियतनाम का रशिया। देख लो, मतलब यूएसए रशिया ने कहीं ना कहीं पूरा दबदबा मारा हुआ है ना। पाकिस्तान का तो खैर चाइना है, अब क्या करोगे। चलो, दिस इज़ अ फैक्चुअल थिंग विच वी नीड टू रिकॉल द थिंग्स। एक्चुअली देखो, ये चीज़ याद भी मत करो, मैं आपको जो पैटर्न दिखाने वाला था, और पैटर्न क्या था, दैट देखो, इंडिया का पोजीशन क्या है, राइट। ओवरऑल इन रीजन्स में कौन कौन मेजर सप्लायर्स है जिसमें यूएसए एंड रशिया जाए, यही चीज़ें मैं आपको विजुअलाइज करवाने वाला था। क्योंकि यू नेवर नो, देखो अभी तो हम लोग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में ये देख रहे हैं, राइट, बट मेंस पर्सपेक्टिव में कैसा क्वेश्चन आ जाए, किस कंटेक्स्ट में आप उसको कैसे करके सजा के लिखे, सो दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स, राइट। डार्क स्काई रिजर्व, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ना। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? ये एक ऐसा एक एरिया होता है विच इज़ यूजुअली सराउंडिंग अ पार्क या फिर ऑब्जर्वेटरी, जो क्या रिस्ट्रिक्ट करता है आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को। दोस्तों, रात में आप अगर कोई शहरों में रहते होंगे ना, तो आप देखिएगा रात को आसमान में देखिएगा पूरा लाइट ही लाइट दिखेगा। लाइट ही लाइट इन मतलब क्या, शहरों वाला लाइट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है पता है? दैट आप अगर कहीं पर टेलीस्कोप लगाकर अगर कोई सोचो स्पेस ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन या फिर एस्ट्रोनॉमी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं यह आर्टिफिशियल लाइट्स। समझ रहे हो बात? अब ये डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है? ये एक ऐसा रीजन है जो क्या सराउंड करता है अ पार्क या फिर कोई एक ऑब्जर्वेटरी, जैसे सोचो एक टेलीस्कोप के रीजन के सराउंडिंग वाला रीजन है ना। ये एक ऐसा रीजन है, और इस सराउंडिंग रीजन्स में जो है ना आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं रहते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स के द्वारा जो पोल्यूशन, देखो ये ऐसा वैसा पोल्यूशन नहीं है जिससे कि आपका जान चले जाए, इस टाइप का पोल्यूशन नहीं है। बट अब देखो, शहर अगर होंगे तो ये तो आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन होगा ही, दैट इज़ एब्सोल्युटली जस्टिसेबल, राइट। बट हाँ, इनके कारण जो है ना ऑब्जर्वेटरी और एस्ट्रोनॉमी में प्रॉब्लम होता था। बट ये डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसे रीजन्स है जहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो लद्दाख का ये आप रीजन देख रहे हो, कहाँ पे गया? हाँ, ये हानले रिजन है ना,
ये रीजन हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट ये हानले रीजन में जो है ये डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका लोकेशन भी ध्यान रख लो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। यू नेवर नो, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी प्रीलिम्स में भी इस टाइप से क्वेश्चंस कुछ भी पूछा ही जा सकता है, यू नेवर नो, है ना। और इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है ना। यहाँ पे क्यों बोला गया इसके बारे में ध्यान से देखना। लद्दाख गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड इंडियन साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज इज लेइंग द ग्राउंड वर्क, जिसके तहत इस हानले जिसको डिक्लेयर किया गया था एज एन इंटरनेशनल ड्राई स्काई रिजर्व बाय द इंटरनेशनल ड्राई स्काई एसोसिएशन। तो ये जस्ट न्यूज़ में था। अच्छा, क्योंकि इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन भी न्यूज़ में था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेजिग्नेट करता है कोई भी प्लेस को एज एन इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस या फिर पार्क या फिर सेंचुरीज रिजर्व, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया जो भी, है ना। अभी तक ध्यान रखिएगा इंडिया में ऐसा कोई भी रीजन नहीं था जिसको ये घोषित किया गया था, बट यस, हानले हैज़ बिकम द फर्स्ट रीजन, राइट। सवाल ये भी होता है हानले ही क्यों भाई, क्योंकि देखो ये जो है ना चांगतांग वैली, हानले वैली है एक चांगतांग में, ठीक है। अब ये ड्राई और कोल्ड डेजर्ट है, एक तो इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्पार्स है एंड इट हैज़ द हानले मोनास्ट्री इन द नियरेस्ट नेबर। अब क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है तो लोग कहाँ पे रहेंगे, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं है, ज़्यादा अगर लोग नहीं रहते हैं तो ज़्यादा वहाँ पे लाइट पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होता है, समझ रहे हो। एंड इसीलिए दैट रीजन्स, हम ऊपर से कोल्ड डेजर्ट है ना। आप अगर ज्योग्राफी के टर्म्स में अगर देखोगे तो आप देखो वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है ना। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मतलब कम ही, वेदर डिस्टर्बेंसेस भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सो दीज आर द, एक बोल रहे ना होल गैमेट ऑफ फैक्टर्स है। हम लोग क्यों बोलते हैं दैट यूपीएससी का प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टिंग है। देख रहे हो यहाँ से मैंने ज्योग्राफी को क्या क्या रिलेट कर दिया, है ना। ज्योग्राफी के एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के एस्पेक्ट्स को आप रिलेट करने की कोशिश करो, है ना। तो जितना रिलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपका डाइवर्सिफाई होगा। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़, मोधेरा फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेजेस। देखो ये है गुजरात के, ये महसाना जो रीजन है ना, महसाना, तो पीएम मोदी जी ने बेसिकली डिक्लेयर किया मोधेरा को एज अ कंट्री का पहला राउंड द क्लॉक सोलर पावर्ड विलेज। इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट ये विलेज जो है ये सोलर पावर्ड के थ्रू चलती है, बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो है ना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के थ्रू ये चलता है और वो भी सोलर पावर्ड ही होता है, ठीक है। सो मोधेरा ही क्यों लिया गया, क्योंकि अनडाउटेडली मोधेरा सन टेम्पल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ का सन टेम्पल बनाया गया था चालुक्य डायनेस्टी के भीमा वन के द्वारा। इनफैक्ट इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ 1026 to 1027 CE। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको सेटअप किया जाएगा हर एक पंचायत में ना। क्यों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि इसमें पास्ट ईयर में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसीलिए हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी टू बी सेटअप इन ऑल पंचायत। इनफैक्ट कोऑपरेशन मिनिस्ट्री जो है ना ये वर्क कर रही है ऑन अ प्लान जिससे सेटअप किया जा सके मल्टीपर्पस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कहाँ पर, पंचायत में, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, जिससे प्रमोट किया जा सके वेरियस कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ को, वो भी ग्रास रूट लेवल में। सवाल होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता क्या है। ये एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्क करती है डायरेक्टली विथ रूरल रेसिडेंट्स। इनफैक्ट यह इनकरेज करती है एग्रीकल्चरिस्ट को, जिससे सेव किया जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके डिपॉजिट उनसे, एक लोन बनाया जा सके फॉर द डिजर्विंग बॉरोअर्स, और ऑफ कोर्स एक कलेक्टिव रीपेमेंट के लिए भी, ठीक है। PSES दैट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं दैट जो 3 टायर स्ट्रक्चर होती है ना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फर्दर नीचे वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है ना लोएस्ट यूनिट है, उन 3 टायर स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट यूनिट है, समझ लो बात। जिसमें पहला हायरार्की में क्या आता है, स्टेट, दूसरे हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये तीसरे हायरार्की में हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। इनफैक्ट आप देखो, अब ये जो बड़े ऊपर वाले जो देखो नीचे वाला हायरार्की इज नॉट स्टिल बिंग ऑटोमेटेड बाय नबार्ड एंड ब्रॉड बाय द कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बट ये दो जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। बट अभी PSES को लाना बाकी है, ठीक है। देखो अब मैंने बोल रहा था ना इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था, देखो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के रिलेटेड ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। देखो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये दूसरा हायरार्की है ना। अब 2020 में देखना ये वाला क्वेश्चन आया था ना इसके रिलेटेड। देखो अब क्योंकि जब क्वेश्चन आ गया है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे दैट यस
उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं बेसिकली करंट अफेयर्स देख लेते हैं, इकोनॉमिक टाइम से लिया गया था रिगार्डिंग ई रूपी पायलट। देखो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है दे विल सून कमेंस लिमिटेड पायलट लॉन्च ऑफ ई रूपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर अ स्पेसिफिक यूज केसेस। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पता है ना, वही उसी को बोल रहा है यहाँ पे ई रूपी, लेकिन कुछ अलग सा सच मत नहीं है। बट यहाँ पे ई रूपी पायलट का जब इस्तेमाल किया है, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये ई रूपी चीज़ें भी लॉन्च की जा रही है। ठीक है, ई रूपी है क्या? ये एक सोवरिंग पेपर करेंसी है बट डिजिटल फॉर्म में, एंड इसको एक्सचेंज किया जा सकता है एट पार विथ एग्जिस्टिंग करेंसी एज वेल। इनफैक्ट जैसे आप नॉर्मल करेंसी एक्सचेंज करते हो ना, मैं आपको 20 रुपया दिया, आप मेरे को 20 रुपया का अलग नोट दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्सचेंज कर सकते हैं हम, है ना। सो इट विल बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, लीगल टेंडर एज वेल एज स्टोर ऑफ वैल्यू। जी हाँ, काइंड अगर आपके पास वो टोकन है, इफ़ यू हैव दैट ई रूपी देन यस यू हैव दैट वैल्यू विथ यू, राइट। अगर आपको 100 रुपये का ई रूपी है देन यस आप उससे कुछ खरीद सकते हो 100 रुपये का चीज़, समझ रहे हो बात। सवाल होता है दैट ई रूपी या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का बेनिफिट क्या है या फिर चैलेंजेस क्या क्या है। देखो पहली बात तो एक, अगर ये लॉन्च हो गया देश में, जो कि हो भी रहा है, तो एक कल्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा टुवर्ड्स वर्चुअल करेंसी, है ना। अब वर्चुअल करेंसी के थ्रू मतलब एक धीरे धीरे इसका यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा, है ना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिस्पेक्टिवली ज़्यादा ईजियर हो जाएगा, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकेगा। चलो ये सब तो हम लोग लाइट अच्छी बातें हम लोगों ने बोल दिया, चलो हाँ भैया ये सब होगा, ये सब होगा, ये सब होगा। बट क्या आपने कभी चैलेंजेस सोचा है? क्या आपने देखा है दैट कितना डिजिटल डिवाइड है? आपके पास तो स्मार्टफोन है, क्या वहाँ पे गाँव में आप लोग का बहुत जनों का घर तो गांव में भी होगा ही, क्या आपने देखा है दैट सबके पास क्या डिजिटल फ़ोन है? नहीं, राइट। लो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लोगों को डर लगता है, अरे भाई मेरा पैसा चोरी हो जाएगा, मेरा पैसा चोरी हो जाएगा, है ना। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये टेक्नोलॉजी भी तो नया करो ना, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ बाधक है जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने फॉर्मली पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी के यू ललित को, who is to retire shortly to name his successor. Now सवाल होता है दैट ठीक है, उनको पूछा गया था क्या वो जो बोलेंगे वही सेलेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सवाल होता है कैसे होता है, हाउ इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चोजन? देखो एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, और ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, जिसको बनाया गया था 1999 में। इस प्रोसेस के थ्रू स्ट्रीमलाइन किया जाता है द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये इवॉल्व करता है into 3 judges cases, मतलब 1981, 1993, 1998 में 3 judges cases के फर्दर इवोल्यूशन के थ्रू ही उन्होंने जो चीज़ें बोली थी उसके हिसाब से ही एक कोलिजियम सिस्टम गठन किया गया जिससे सिलेक्शन किया जाता है जजेस का। तो सवाल होता है मेन चीज़ें कौन कौन है? एक तो सेकंड जज केस ऑफ 1993, एक तो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे फाइनली सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट द हिंदू से ये न्यूज़ है लिया गया रिगार्डिंग पैनल टू स्टडी स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। दोस्तों आपको मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ना परसों दैट दलित्स को जो क्रिश्चियन दलित्स है उनको ऐसी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सेटअप ही कर दिया गया 3 मेंबर कमीशन, जिसको हेड किया जा रहा है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन जी के द्वारा। और इनको पूछा गया था देखिए भैया आप पॉसिबिलिटी निकालिए ऑफ अकॉर्डिंग एससी स्टेटस टू दलित who have been convert to religions जो क्या एक्सेप्ट बुद्धिज्म एंड सिखिज्म है। सो लॉ इन प्रेजेंट फॉर्म अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 प्रोवाइड करता है दैट ओनली दोज बिलोंगिंग टू हिंदूज, सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ ही इन्हीं को कैटेगराइज किया जाता है शेड्यूल कास्ट, ना ही मुस्लिम ना ही क्रिश्चियन, इनको नहीं हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज शेड्यूल कास्ट। ओरिजिनली इट वाज लिमिटेड ओनली टू हिंदूज, पहले ही बोला गया, बट बीच में अमेंडमेंट लाया गया था 1956 में, 1990 में, उसमें फाइनली इंक्लूड किया गया था सिख्स और बुद्धिस्ट को भी अंडर दिस। नाउ सवाल होता है व्हाई दलित क्रिश्चियंस आर एक्सक्लूडेड? देखो इसके बहुत सारे रीजंस है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखो एक तो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस जो है क्रिश्चियंस में थोड़ा ना हुआ था, वो तो हिंदूज में था, है ना, इस्लाम में भी नहीं था, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं था, तो इसीलिए हिंदूज को ही दिया जाता है ना। नेक्स्ट मेनली नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की भी अगर बात करें, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट को, देखो भाई एससी स्टेटस जो है ये उन्हीं लोगों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए बनाया गया है जो क्या हुआ फेस द सोशल डिसेबिलिटीज आउट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड दोज वेयर हिंदूज,
राइट. इन फैक्ट मैंडेट्स इन द रूल्स ऑफ इंक्लूजन अगर देख लिया जाए तो इट वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1999 और रिक्वायरमेंट होता है उसका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी, जो कि 1990 में जब बुद्धिस्ट को लाया गया था ना, that हाँ बुद्ध जो वैसे हिंदूज जो कि कन्वर्ट हो गए बुद्धिस्ट में उनको भी ऐसी स्टेटस दिया गया, तो वो अलग था, राइट. दैट वाज ड्यू टू द विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, बट इन नाउ केस इट इज़ नॉट द केस, राइट. सो एनीवेज ये सब जो चीज़ें डिस्कस की इसके बेसिस में कुछ कुछ एमसीक्यूज भी हम आपसे पूछेंगे. जैसे पहले तो पिछला वाला एमसीक्यू शनिवार को जो पूछा गया था वो देख लेते हैं. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज रिलेटेड टू व्हाट? एयर क्वालिटी वाज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज. उसमें दोनों के दोनों बिल्कुल सही आंसर थे यहाँ पर, ठीक है. आज का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा सब कोई. Recently, the country has got its first round-the-clock solar-powered village. From which among the following states of India? Rajasthan, B. Gujarat, C. Telangana या फिर D. तमिलनाडु. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखा है. We will be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class. Bye bye. Take care and thank you. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.